लोग आपके लिए लेके आए बेटा वो है अल्कोहल फिनोल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड, जिसमें हम ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। और पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरे ही ईथर को हम कंपाइल कर दें, पूरे ईथर को एक ही वीडियो में कंपाइल कर दें, ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज ईथर। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सब इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज ROR, इसे हम ईथर कहते हैं। ROR ग्रुप इज नोन एज ईथर ग्रुप। सबसे पहले आपको पता है किसी भी यूनिट को हमने स्टडी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर नोमेनक्लेचर, आफ्टर दैट प्रिपरेशन, आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties, and the last one is called some commercial compounds. Okay, तो ये 5 चीजें हैं बेटा जी जो हमें स्टडी करनी है। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इन 5 टॉपिक्स को। ठीक है जी, ये 5 पॉइंट है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर शुरू करते हैं बेटा। कॉमन और IUPAC दोनों नेम्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे बेसिक कंपाउंड उठाते हैं हम लोग, CH3OCH3। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की और कॉमन नेम्स। अगर मैं पहले इसके कॉमन नेम की बात करूं बेटा, तो करना क्या है, दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को आपको नेमिंग देनी है और बाद में ईथर लगाना है। अब अगर आप इधर देखें तो मिथाइल, इधर देखें तो मिथाइल, so the name becomes dimethyl and followed by ether, that's it। जो भी अल्काइल ग्रुप है उन्हें बोलिए और लास्ट में ईथर लगा दीजिए। अगर बात करें हम इसके IUPAC नेम की बेटा, तो क्या करना है इस केस में, हमें एक ऑक्सीजन को एक अल्काइल ग्रुप के साथ लेना है और जिस भी अल्काइल ग्रुप के साथ लेंगे उसका बन जाएगा, जैसे मिथाइल है तो द वर्ड बिकम्स मिथोक्सी मीथेन, यानी कि जिसे आपने O के साथ लिया उसके पीछे ऑक्सी लगेगा और फिर इसको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की तरह आप नेम करेंगे, दैट इज मीथेन। तो वर्ड बिकम्स मिथोक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3OCH2CH3। अगर बात करें इसके कॉमन नेम की बेटा, तो ये जो ग्रुप है दैट इज इथाइल एंड दैट इज मिथाइल। अल्फाबेटिकली आप जानते हैं कि इथाइल का E है और मिथाइल का M है, तो E पहले आएगा, so the name becomes ethyl methyl ether, that is common name, ethyl methyl ether। IUPAC नेम की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इस बार क्या करना है, ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहां एक हाइड्रोजन है, यहां 2 है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। और जब मिथाइल ऑक्सीजन के साथ होगा तो द वर्ड बिकम्स मिथोक्सी, और ये 2 कार्बन का ग्रुप है तो हो जाएगा इथेन, सो द वर्ड बिकम्स मिथोक्सी इथेन। ठीक है जी, बेसिक चीजें समझ में आ गई। कॉमन नेम में तो क्या करना है, दोनों ग्रुप पढ़ो, बाद में ईथर लगा दो, और यहां क्या आ जाएगा, जो छोटा कार्बन का चेन है उसके साथ ऑक्सी लगाओ और दूसरे वाले को एज इट इज बोल दो। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3। तो अगर मैं बात करूं इसके कॉमन नेम्स की, तो ये जो साइड है दैट इज इथाइल एंड दैट इज नोन एज प्रोपाइल। तो इथाइल E से स्टार्ट होता है, प्रोपाइल P से स्टार्ट होता है, तो इथाइल पहले आएगा, सो द कॉमन नेम बिकम्स इथाइल प्रोपाइल ईथर। कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझो बेटा। अगर बात करता हूं मैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होगा बेटा, आपके पास इसको आप उसके साथ ले लीजिए, एक बार नोट कर लो इस कंपाउंड को अच्छे से, फिर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर मैं आपको बताऊंगा।
तो अगर इसकी बात करें बेटा आईयूपीएसी की, तो अब ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 3 है बेटा कार्बन, तो इसके साथ आएगा, सो द वर्ड बिकम इथोक्सी प्रोपेन। तो दिस इज द वे टू नेम योर ईथर्स, कॉमन नेम हो चाहे आईयूपीएसी नेम हो, इस तरीके से इनकी नेमिंग होगी। ठीक है, एक कंपाउंड और ट्राई करते हैं। या इसको आप ऐसे ले लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका कंपाउंड हो गया। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया बेटा, ये ग्रुप बन गया इस बार मिथोक्सी, सो द नेम इज मिथोक्सी। लेकिन इसकी पोजीशन देखिए, अगर नंबरिंग में यहां से करता हूं 1 2 3, तो मैं बोलूंगा 2 मिथोक्सी। ठीक है, 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा हुआ है मिथोक्सी, और बाद में प्रोपेन, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। ठीक है जी, इस तरीके से कोई भी कंपाउंड हो बेटा आपको उसकी नेमिंग करनी है। अगर मैं बात करूं इसके कॉमन नेम्स की, तो दिस ग्रुप इज नोन एज, अगर आपने पहले के लेक्चर्स हमारे देखे हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये मिथाइल है, तो एम पहले आएगा, आइसो को इग्नोर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो दिस इज द वे टू नेम योर ईथर्स। इस तरीके से बेटा हम लोग अपने ईथर्स की नेमिंग कर सकते हैं। 4 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं, एक बार चारों एग्जांपल देख लीजिए, फिर उससे फर्दर के एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। चलिए जी, कुछ 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा। C6H5OCH3, अगर मैं बात करूं कॉमन नेम्स की या मैं बात करूं आईयूपीएसी की, तो होपफुली अब आप समझ पा रहे हैं। इसे मिथाइल कहते हैं बेटा जी, इसे फिनाइल कहते हैं, MnOP, M पहले आएगा, सो द नेम इज मिथाइल, अल्फाबेटिकली आप स्टडी करें, फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे, अब ये छोटी चेन है कार्बन की, तो ये आपके साथ आ जाएगी, दैट बिकम्स मिथोक्सी। सोच के देखिए, मिथोक्सी तो बनी गया आपके पास कंपाउंड, तो मिथोक्सी के साथ क्या आ जाएगा, रिमेनिंग कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। तो ये है आपके पास नोमेनक्लेचर। अब यहां एक चीज और देखनी है बेटा, कई बार हमारे पास ना ईथर्स की साइक्लिक फॉर्म आ जाती है। साइक्लिक फॉर्म से मेरा मतलब है जैसे कि कोई ऐसा कंपाउंड बना दे, Cl भी लगा दे, CH CH2 और समथिंग लाइक दिस, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लिक ईथर। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर के केस में क्या होगा बेटा, हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, और साइक्लिक ईथर को इपोक्सी कहा जाता है, द वर्ड इज नोन एज इपोक्सी। सो द नेम बिकम्स, अगर हम अपना कंपाउंड देखते हैं, 3 क्लोरो 1 2, इपोक्सी ग्रुप है कहां, 1 और 2 पे, 1 2 इपोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन, यानी कि दिस ग्रुप साइक्लिक ईथर इज कंसीडर्ड टू बी इपोक्सी। तो इस तरीके से आप कितने भी नोमेनक्लेचर ट्राई कर सकते हैं। 5 से 6 कंपाउंड हमने आपको बताए, आपकी बुक में 50 कंपाउंड, आप 50 ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर हमें बताइए कि क्या। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर नोमेनक्लेचर। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा प्रिपरेशंस, इतने आप ये कंपाउंड एक बार नोट डाउन करो। चलिए जी, तो नोमेनक्लेचर के बाद अब हम जिस टॉपिक पे जाते हैं बेटा, वो है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाते हैं, हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, डायजोनियम क्लोराइड, बच्चे को रिएक्शन सारी समझ में आती है, बट द इश्यू इज समटाइम्स स्टूडेंट्स इसके रिएक्शन याद नहीं रहते, हमें समझ तो आ जाती है, पर हम जैसे 4th यूनिट पे जाते हैं फर्स्ट की रिएक्शन भूल जाते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें कुछ ट्रिक्स का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रिपरेशन जो है ईथर की याद करनी है, तो जो ट्रिक है वो समझिए। द ट्रिक इज, ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा कॉपी में, अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी, अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी करके SN2 की सवारी, जी हाँ करके SN2 की सवारी, कर ली ईथर की तैयारी। इतना नोट हो गया, अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी करके SN2 की सवारी, कर ली ईथर की तैयारी। प्राइमरी ने साथ निभाया, सेकेंडरी थोड़ा गड़बड़ाया और टर्शियरी ने तो एल्कीन बनाया। ये लाइन अगर आपको याद हो जाती है,
हेजिटेट नहीं करना है बच्चों, पेपर में यही चीजें आपको याद रहेंगी। एक बार इसको बहुत अच्छे से आप रिमाइंड कर ले। अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी, यानी कि 3 मेथड है, अल्कोहल से है, विलियमसन है और ग्रिग्नार्ड से करके SN2 की सवारी, यानी कि जो मैकेनिज्म लगेगा वो SN2 लगेगा। कर ली ईथर की तैयारी। प्राइमरी यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जो भी है, अगर वो प्राइमरी है तो ईथर बनाएगा। सेकेंडरी थोड़ा गड़बड़ा है, यानी कि सेकेंडरी के केस में 2 ऑप्शन है, ईथर भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगा, और टर्शरी ने तो एल्कीन बनाया, यानी टर्शरी अल्कोहल कभी ईथर नहीं बनाएगा। प्राइमरी ने साथ निभाया, सेकेंडरी थोड़ा गड़बड़ाया, थोड़ा का मतलब दोनों बनाएगा, ईथर भी एल्कीन भी, और टर्शरी ने तो एल्कीन। अगर आपको ये लाइंस याद रहती है बेटा, उसके बाद ईथर की प्रिपरेशन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ रिएक्शन देखनी और याद होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, 3 मेथड हो गए। पहला अल्कोहल, सेकंड वन हमारे पास है फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, और थर्ड वन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसीलिए लाइन बनी अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी। ठीक है जी, तो एक एक करके अब हम इन्हें उठाएंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अल्कोहल से ईथर कैसे बन सकता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक इज अवर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको पता है, ये होता है। अभी अल्कोहल से ईथर जब बनता है तो हमारे पास 3 मेथड आते हैं, बेसिकली 2 है लेकिन वो सब डिवाइड होकर 3 बन जाते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास डिहाइड्रेशन। द वर्ड इज डिहाइड्रेशन, मींस रिमूवल ऑफ वाटर। और दूसरा होता है बेटा जी डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल, डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से एक एक बात को समझते जाइए, जहां इश्यू होगा हम लोग बैठे हैं चीज। तो पहला मेथड क्या, अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी, यानी कि 3 मेथड है, उसमें से पहला कौन है, अल्कोहल। उठा लिया जी। अल्कोहल में क्या है, डिहाइड्रेशन और डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी अल्कोहल का एक्स्ट्रा डोज कोई भी इंसान ले लेता है तो उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो जब भी बॉडी में डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल होगा, डिहाइड्रेशन। इससे आप ये दोनों मेथड याद कर सकते हैं। हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन जो है, सॉरी, उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 फ्रॉम प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, और दूसरा होता है बेटा हीटेड एल्यूमिना। ये आप अल्कोहल के चैप्टर में भी कर चुके हैं, हीटेड एल्यूमिना Al2O। अब प्रोटोनिक एसिड में भी आगे 2 चीजें, ध्यान से सुनिएगा। अगर टेम्परेचर है 413 केल्विन, कितना है 413 केल्विन, तो ये जो अल्कोहल है ये एल्कीन बनाएगा, दैट इज एल्कीन। लेकिन अगर टेम्परेचर, सॉरी 433, अगर टेम्परेचर है 413 देन इट विल फॉर्म ईथर। यानी कम टेम्परेचर होगा तो ईथर बनेगा, हाई टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बनेगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली इन हीटेड एल्यूमिना, इफ टेम्परेचर इज 523 केल्विन इट विल फॉर्म ईथर। If temperature is approx 633 Kelvin, it will form alkene. सीधी सी बात है भैया, अल्कोहल के 2 मेथड है, एक डिहाइड्रेशन और एक डायरेक्ट एडिशन। डिहाइड्रेशन 2 तरीके से हो सकता है, विद द एडिशन ऑफ एसिड या फिर हीटेड एल्यूमिना। जब आप एसिड डालेंगे तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप लो टेम्परेचर करते हैं तो ईथर बनेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एल्कीन बन जाएगा। ऐसे हीटेड एल्यूमिना में अगर लो टेम्परेचर करते हैं तो ईथर बनेगा, हाई टेम्परेचर करते हैं तो एल्कीन बनेगा। अब हम ये चीजें आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं ये चीजें कैसे बनेंगी। पहले हम शुरू करेंगे बेटा जी डिहाइड्रेशन। सो द टॉपिक इज डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में भी क्या, वी विल स्टार्ट विद प्रोटोनिक एसिड। डिहाइड्रेशन सीधा सा मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, ये हमारा होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, तो समझिएगा बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये एक अल्कोहल है CH3CH2OH। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूं, और वो भी किस केस में, विद द हेल्प ऑफ एसिड H पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर करता हूं 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो ये ईथर बनाएगा।
ईथर कैसे बनाएगा, ऐसा ही एक और इथेनॉल आएगा। मैं आपको जनरल रिएक्शन समझाता हूं, जैसे कि CH3 CH2OH और फिर एक और इथर अल्कोहल लिखिया CH2 CH3 और दे विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गया जिसका डिहाइड्रेशन और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, अभी एक बार बेसिक तरीके से समझ। दो इथेनॉल आए और उनमें से क्या हो गया बेटा, उनका डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या बनेगा, दे विल फॉर्म ईथर। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 433 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, समझ पा रहे हैं आप, राइज कर दिया टेम्परेचर, उस केस में ये प्रॉब्लम आती है बेटा कि अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल का वेट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। समझ पा रहे हैं आप, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल का वेट ही नहीं करता है और अपने ही अंदर से यहां से OH और यहां से H रिलीज कर देता है वाटर और दैट विल बिकम एल्कीन। ये सिस्टम है। तो अगर टेम्परेचर लो है तो अल्कोहल दूसरे अल्कोहल की वेट करेगा और दो अल्कोहल मिलकर वाटर रिलीज करेंगे, देन इट विल बी फॉर्म ईथर। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर राइज कर दिया तो अल्कोहल दूसरे अल्कोहल की वेट ना करके अपने में से ही वाटर रिलीज कर देगा, दैट विल फॉर्म एल्कीन। क्लियर है, याद रखना है। ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट आ रही है भाई, कौन वेट करेगा, निकाल दो वाटर मॉलिक्यूल। लो टेम्परेचर है वो वेट कर लेगा, आगे दे भाई दूसरे को आने दे, देन इट विल रिलीज वाटर। तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। क्लियर है बेटा। अब मैं आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो आप अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब मैं आपको बताऊंगा ईथर में क्या होता है। तो वी विल स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब याद कीजिए जो हमने शुरू में एक राइम से याद की थी, अल्कोहल विलियमसन ग्रिग्नार्ड की यारी करके SN2 की सवारी। तो SN2 से हमारा मतलब होता है बेटा जी बैक साइड अटैक। याद कीजिए SN1 SN2 बैक साइड अटैक। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक अल्कोहल आया CH3 CH2OH और हमने डाल दिया H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा बेटा जी, ये जो दो लोन पेयर है हमारे पास ऑक्सीजन के, इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। नीचे की तरफ बनाते हैं, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे। तो बनेगा क्या, CH3 CH2O H और O के ऊपर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। फिर दूसरा अल्कोहल CH3 CH2O और H, इसके ऊपर भी दो लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, अब इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। अब देखिए अटैक इज फ्रॉम बैक साइड, समझ गए आप, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म। तो जैसे ही ये वाटर रिलीज होगा, -H2O दिखा दूंगा मैं इसको, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए CH3 CH2O O के ऊपर H और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव CH2 एंड CH। एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा और इसे एज एन H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है। देखिए यहां हाइड्रोजन आया था H पॉजिटिव और यहां रिलीज हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट बना बेटा दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी 413 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर 433 कर देंगे तो फिर यहां एल्कीन बनेगा। एल्कीन का मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो ये समझ में आ गया आपको बेटा, एक बार इस मैकेनिज्म को अच्छे से आप देख लीजिए। तो देखिए मैकेनिज्म से हमने ये तो प्रूव कर दिया कि SN2 की सवारी यानी कि SN2 मैकेनिज्म। अब आगे की जो राइम थी, प्राइमरी ने साथ निभाया, सेकेंडरी थोड़ा गड़बड़ाया, टर्शियरी ने तो एल्कीन बनाया, मैं आपको वो समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं एक प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, then I will take a secondary alcohol CH3 CHOH or CH3 followed by a tertiary alcohol CH3 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 और OH। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पता करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, OH के साथ वाले कार्बन पे बॉक्स बना लो। अब ये कार्बन जितने कार्बन से अटैच है बेटा जी, अगर ये एक से अटैच है तो प्राइमरी, अगर ये वाला 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, और अगर ये वाला 3 से अटैच है तो टर्शियरी।
ठीक है, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी। करना क्या है बच्चों, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, सब में हमने डाल दिया H पॉजिटिव। अभी इसमें तो क्या होगा, सीधा ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, दैट्स ये तो बन गया थी सीधा ईथर। मैकेनिज्म रहेगा SN2, मींस बैक साइड से अटैक होगा, जैसा कि मैंने आपको मैकेनिज्म में दिखाया। लेकिन बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, SN2 की एक प्रॉब्लम है कि SN2 में अटैक बैक साइड से होता है। तो अगर बैक साइड से समझिएगा, जैसे कि ये मेरा कंपाउंड है, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, CH3 CH CH3 एंड OH। अब मान लीजिए किसी को बैक साइड से अटैक करना है, तो ड्यू टू दीज मिथाइल ग्रुप्स, दीज ग्रुप विल कॉज स्टीयरिक हिंड्रेंस, तो बैक साइड से अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाए। क्लियर है, तो अगर अटैक मुश्किल होगा तो ईथर के बनने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि ईथर तो बैक साइड अटैक से बनता है। SN2 का जो रिएक्टिविटी होता है, मैं आपको थोड़ा याद करवा दूं, हेलो एल्केन में आपने पढ़ा होगा, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। SN2 के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में तो ठीक ठाक ईथर बन गया, क्योंकि बैक साइड अटैक हो सकता है। अब प्राइमरी से जब सेकेंडरी पे जाएंगे ना बेटा, बैक साइड से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। वजह, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप होंगे, दे विल कॉज स्टीयरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ हो जाएगी बेटा, स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो यहां दो ऑप्शंस होंगे कि ये जो H है, मैं आपको दिखाता हूं कैसा होगा, कि भाई अगर मैं इसको सीधा सीधा, ये मैंने रखा OH, H पॉजिटिव आ गया बेटा, यहां लग गया H पॉजिटिव, ये हुआ। अभी दूसरे ईथर ने यहां से अटैक किया, ये बाहर चला गया, तो बनेगा ईथर। लेकिन क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो ये अटैक कई बार हो नहीं पाता, तो उस केस में क्या होता है, ये बाहर चला गया तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर ये वाला जो H है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके H पॉजिटिव हो गया। यानी ईथर बनने में अगर देरी होती है तो इतनी देर में आपका जो ग्रुप है वो अपने अंदर से वाटर निकाल के एल्कीन बना देता है। कौन वेट करेगा भाई, ईथर आधा घंटा रहा है तो क्या आधा घंटा रिएक्शन नहीं होगी? और वो लेट क्यों हो रहा है, भीड़ भाड़ की वजह से, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो सेकेंडरी के केस में क्या पाया गया है बेटा, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर वन, अगर इसके पास ईथर गया तो यहां से अटैक होगा, समझिएगा, तो योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3। अगर मैं बात करूं इसकी नेमिंग की, तो ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, सो द नेम बिकम डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है जी, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल ईथर। बट क्योंकि SN2 इस केस में थोड़ा स्लो है, धीरे होता है, इतनी देर में एक अल्कोहल ही अपने में से वाटर निकाल देता है। फॉर एग्जांपल, यहां से H गया, यहां से OH गया, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास बेटा जी दो ऑप्शन आते हैं, यहां पे थोड़ा एल्कीन भी बनता है। तो प्राइमरी ने साथ निभाया, सेकेंडरी थोड़ा गड़बड़ा गया, ईथर बनाओ एल्कीन बनाओ, एल्कीन बनाओ ईथर बनाओ, डाउट में आ गया। और टर्शियरी के केस में क्या होता है बेटा जी, कि बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं होता, ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स लाइक मिथाइल आर प्रेजेंट। तो पीछे से जो अटैक होना है वो हो ही नहीं पाता, SN2 पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, H यहां से और OH यहां से, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, नो ईथर इज फॉर्म्ड हियर, ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है। अब राइम पूरी समझिए, अल्कोहल विलियमसन, सारे अल्कोहल, अभी अल्कोहल की बात हुई है, करके SN2 की सवारी, ईथर के लिए SN2 चाहिए, कर ली ईथर की तैयारी, प्राइमरी ने साथ निभाई, यानी कि प्राइमरी कभी भी पेपर में देखो ना पक्का ईथर बनेगा, सेकेंडरी देखो तो दोनों बनाने, टर्शियरी देखो तो गलती से भी ईथर मत बना देना, क्योंकि टर्शियरी ने तो एल्कीन। राइट, बात आ रही है समझ में? तो दिस इज द वे टू लर्न योर रिएक्शन, अल्कोहल विलियमसन ग्रीनगार्ड की यारी करके SN2 की सवारी कर ली ईथर की, प्राइमरी ने साथ निभाया, सेकेंडरी थोड़ा गड़बड़ाया, टर्शियरी ने तो एल्कीन। ठीक है जी, तो ये था बेटा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन प्रोसेस विद प्रोटोनिक एसिड और यू कैन से H पॉजिटिव की।
अगर मैं यहां पर H पॉजिटिव की जगह हीटेड एल्यूमिना ले लूं, हीटेड एल्यूमिना, तो सेम रिएक्शन हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए बेटा, अगर हीटेड एल्यूमिना आ जाए तो कैसा होगा सिस्टम, Al2O। तो मान लीजिए मैंने फिर से क्या किया, एक अल्कोहल ले लिया बच्चों, एंड दैट इज इथेनॉल। सबसे बेसिक लेके चल रहे हैं। क्योंकि मिथेनॉल क्यों नहीं लिया, क्योंकि मिथेनॉल से एल्कीन नहीं बन सकता, एक ही कार्बन है, तो कम से कम हमें इथेनॉल लेके चलना पड़ेगा। और अगर इसमें मैं डाल देता हूं हीटेड एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना मैं दोनों में डाल रहा हूं, यहां भी डाल रहा हूं, यहां भी डाल रहा हूं। यहां टेम्परेचर है 523 और यहां है अप्रोक्स 633। तो लो टेम्परेचर होगा तो ईथर बनेगा। ईथर तो वही बनेगा जो पिछली बार बना था, डाइथाइल ईथर। और अगर हाई टेम्परेचर होगा बच्चों तो एल्कीन बनेगा। यानी H पॉजिटिव के केस में भी वैसा ही रूटीन और हीटेड एल्यूमिना के केस में भी वैसा ही। ठीक है, रूल वही लगेगा। प्राइमरी होगा तो ईथर बनेगा, सेकेंडरी होगा तो दोनों बनेंगे, और टर्शियरी होगा तो सिर्फ। सो दिस इज योर रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना। मेन रिएक्शन आपकी डिहाइड्रेशन वाली ही है। टेम्परेचर याद रखना, वहां 413 423 के करीब, 433 तक लगा लीजिए, यहाँ 523 और 633। लो टेम्परेचर पे ईथर और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनेगा। तो ये था आपका डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, नोट करिए इसको एक बार। चलिए बेटा, तो इसके बाद हम आते हैं पहले डायरेक्ट एडिशन पे। देखिए डिहाइड्रेशन के दो ऑप्शन थे हमारे पास, और एक तीसरा क्या था, डायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल। देखिए वहां क्या होता है, इसको हम पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं, डायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल। डायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। देखिए मान लीजिए मैं एक एल्कीन ड्रा करता हूं बच्चों, CH3 CH3, और यहां मान लीजिए हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड और CH2। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन। ओके, अब इसमें डायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल करते हैं, मिथेनॉल डालने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है, कैटलिस्ट है बेटा, एट दैट वापस आ जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज एन एडिशन रिएक्शन, तो यहां जो रूल लगेगा वो लगेगा मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले देखिए ये ग्रुप टूटेगा कैसे, ये यहां से टूटेगा, तो ये हो जाएगा स्लाइट नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। According to Markovnikov's rule, during the addition to asymmetrical alkene, negative part goes to that carbon which contain lesser number of hydrogen। तो इन दोनों में से बेटा जी इसके पास कम है, तो ये जो मिथोक्सी ग्रुप है ये यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा। So your product will be CH3C CH3O CH3 and that will be CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इट इज एन एडिशन रिएक्शन। रूल कौन सा है, मार्कोनिकोव्स। नाम क्या हो गया बेटा इस प्रोडक्ट का, अब देखिए मान लीजिए मैं इसको लॉन्ग चेन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है जी, तो दैट विल बी 2-मिथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ये इसकी नेमिंग, 2-मिथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये है डायरेक्ट एडिशन ऑफ। लेकिन बेटा जी जब जब मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, याद रखिएगा यहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के हिसाब से रिएक्शन चलती है। कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में याद रखिएगा मोटे तौर पे टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और मिथाइल। अगर हम 4 कार्बोकैटायन की बात करें तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, ये आप जानते हैं। तो अगर किसी केस में देखिए मान लीजिए ये अटैच नहीं हुआ है, ये ऐसे है और यहां है पॉजिटिव चार्ज, समझ लें, तो अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी। ऐसे ही सेकेंडरी भी बन सकता है, किसी केस में प्राइमरी। लेकिन अगर सेकेंडरी है और टर्शियरी बनने के चांस है, याद कीजिए, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आपको याद रखना है रिएक्शन एडिशन ऑफ, जब हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन किया था वहां ये चीज देखी। पहली रिएक्शन थी विद प्रोटोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का डायरेक्ट एडिशन, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो समझिए।
देखिए अगर किसी ने हमें ये कंपाउंड दे दी, सॉरी इसको यूज करते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो गड़बड़ हो सकते हैं स्टूडेंट से, इसलिए इन क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप पढ़ें, ठीक है जी। इसमें हमने मान लीजिए ये डाल दिया और साथ में क्या ऐड कर दिया, मिथेनॉल ऐड कर दिया। तो अगर हम बात करें मार्कोनिकोव रूल की, तो ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यहां से टूटेगा। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर। तो यहां से बच्चा जो प्रोडक्ट बनाता है बेटा, ये हो जाता है हमारे पास दिस वन। ठीक है, रीजन बीइंग ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, यहां H जुड़ता है बेटा और इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है इस रिएक्शन से पहले, ये प्रोडक्ट है, इसका कार्बोकेटाइन बनता है ये। उसी से हम जान पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट में। ये हमारा कार्बोकेटाइन होगा। अगर आप देखें बेटा तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इट मींस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये क्या करता है बच्चों, रीअरेंजमेंट कर लेता है और ये वाला ग्रुप उठ के यहां आ जाता है और आपको ये ऐसे दिखाई देगा, CH3 CH3, यहां पॉजिटिव बेटा CH CH3 और CH3, और जो मिथोक्सी ग्रुप आता है वो इस पे जाके लगेगा यहां। जब वो यहां लगेगा, ये देखिए टर्शरी है ना, यहां जब वो लगेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपके पास OCH। तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ये है, जो बनना है वो ये है। तो फाइनल प्रोडक्ट आप याद रखें क्या होगा। ये गलती एग्जाम में आपसे हो सकती है कि आप रीअरेंजमेंट करना भूल जाए। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ये सही है बेटा, ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एडिशन में यही एक क्वेश्चन है जो प्रॉब्लमेटिक है, जिससे प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अदरवाइज डायरेक्ट एडिशन में सीधा मार्कोनिकोव रूल लगाओ, मिथोक्सी ग्रुप को नेगेटिव मानो, H को पॉजिटिव मानो। Negative part goes to that carbon which contains lesser number of hydrogen. But if there is possibility of rearrangement, तो फिर आपने क्या करना है, रीअरेंजमेंट कर देनी है। जैसे यहाँ सेकेंडरी था, रीअरेंजमेंट से टर्शरी बन रहा है तो उसको बना दो। क्लियर है, आई बात समझ में? नोट कर लीजिए बेटा एक बार इसको, शाबाश, नोट कर लो इस क्वेश्चन को।